लास्ट क्लास में एम्पियर स्विमिंग रूल एंड स्नो रूल्स के बारे में डिस्कस किए थे एंड लास्ट में मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चंस भी दिया था जिसका डिस्कशन आज के क्लास में करेंगे बट लास्ट में करेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ पढ़ लेंगे तब क्लियर। तो आज के क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे? पहला, मैग्नेट का डिस्कवर कैसे हुआ था। दूसरा, मैग्नेट किसको कहा जाता है। तीसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट। ये तीन चीज आज हम लोग बात करेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं, मैग्नेट का डिस्कवर कैसे हुआ था। इसके पीछे एक स्टोरी है, उस स्टोरी के पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद हमें खुद पता चल जाएगा कि मैग्नेट का डिस्कवर कैसे हुआ था। ध्यान से सुनेंगे स्टोरी को, है ना। तो देखिए क्या स्टोरी था। एट लीस्ट 2500 years ago, कब की बात है? कम से कम 2500 साल पहले की बात है। कहां की बात है? टर्की में एक सिटी है जिसका नाम है मनीषा। मनीषा में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है मैग्नेसिया। कहां की बात है? टर्की में एक सिटी है जिसका नाम है मनीषा। मनीषा में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है मैग्नेसिया। मैग्नेसिया में एक पर्वत है जिसका नाम है ईरा माउंट। क्या नाम है उसका? ईरा माउंट। ध्यान से सुनेंगे। कब की बात है? 2500 साल पहले की बात है। कम से कम 2500 साल पहले की बात है। कहां की बात है? टर्की में एक सिटी है जिसका नाम है मनीषा। मनीषा में एक छोटा सा टाउन है मैग्नेसिया। मैग्नेसिया में एक पर्वत है जिसका नाम है ईडा माउंट। वहां की बात है। क्लियर? क्या बात है अब बताते हैं। ध्यान से सुनेंगे। कौन सा माउंट? ईडा माउंट। ईरा माउंट पे एक चरवाहा यानी कि शेफर, एक चरवाहा जिसका नाम था मैग्नीस, जिसका नाम था मैग्नीस। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नाम ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी कि मैग्नीसिया में ईरा माउंट पे एक चरवाहा जिसका नाम था मैग्नीस अपना भेड़ लेकर चराने गया था और चराते 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 कुछ देर के बाद थक गया। थकने के बाद एक पत्थर पे जाके बैठ गया। एक पत्थर पे जाके बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद जब वो आराम कर लिया तो वहां से जब उठना चाहा तो देखता क्या है कि उसका जो स्टिक जो था, जो छड़ी जो था, उस छड़ी का नीचे वाला पोर्शन पत्थर में चिपक गया है एंड उसके पैर में जो शू था वो भी पत्थर में चिपक गया था। वो छुड़ाना चाह रहा था, छूट नहीं रहा था। बहुत कोशिश किया, नहीं छूटा। उसको डर लगने लगा। उसको लगने लगा कि शायद इस पत्थर में भूत है। उसको लगने लगा कि शायद इस पत्थर में क्या है? भूत है। अब वहां से वो भागा कि सीधा कहां चल गया? घर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि सर जब उसका पैर चिपक गया था तो भागा कैसे? अरे भैया जूता खोल दिया, पैर वहां से निकाल दिया, चल दिया चल दिया वहां से और घर गया और अपने मोहल्ले को, अपने घर में ये बात बताया। पहले इसका बात सुनकर, मैग्नीस का बात सुनकर लोगों ने हंसा। बट उसके बाद, हंसने के बाद ये बात को जानना भी चाह लोग कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डर गया और भाग के आया है यहाँ पे। तो इस चीज को जानने के लिए लोगों ने अपने घर से हथियार लेकर निकल गए। अपने घर से हथियार जो भी था हथियार लेकर चले गए और वहीं पे पहुंच गए जहां पे मैग्नीस के साथ एक घटना हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था। वहां पे जाके देखते क्या है कि जो पत्थर में जो जूता चिपका हुआ है, जो स्टिक चिपका हुआ है, वो देखते को पत्थर कुछ जमीन की नीचे है और कुछ पोर्शन ऊपर है। यानी कि वो पत्थर जो था कुछ अंदर में था जमीन का और कुछ बाहर में था। सब उसको खोदना शुरू किया। तो खोदना शुरू करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो जो लोहा के हथियार था
वो हथियार उस पत्थर में चिपक जा रहे थे, वो हथियार पत्थर में क्या हो जा रहे हैं, चिपक जा रहे थे। तो लोगों ने सोचा कि आखिर इसमें सिर्फ और सिर्फ लोहा वाला चिपक रहा है, बाकी चीज नहीं चिपक रहा है, बाकी चीजें नहीं चिपक रहा है। तब उन लोग के दिमाग में आया कि जो मैग्नीस है, मैग्नीस का जो जूता जो है, जूता के नीचे में लोहा का लगा हुआ था, एंड जो स्टिक था, स्टिक में भी नीचे लोहा का लगा हुआ था। तो उन लोगों को साफ पता चल गया कि ये पत्थर जो है सिर्फ और सिर्फ लोहे वाले चीज को ही पकड़ रहा है, लोहे वाला चीज को ही ये पकड़ रहा है। उसके बाद वो सारे लोग उस पत्थर को वहां से निकाल के घर ले आए। लाने के बाद उस पत्थर का नाम रख दिया मैग्नेट। मैग्नेट नाम रखा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उस पत्थर के बारे में पता चला तो किसके थ्रू पता चला, मैग्नेस की वजह से। अगर मैग्नेस का सूज नहीं चिपकता, उसका स्टिक नहीं चिपकता पत्थर में, तो उस पत्थर के बारे में पता नहीं चलता। तो उस पत्थर को नाम दिया गया मैग्नेट। किसके नाम के आधार पर दिया गया, मैग्नेस के नाम के आधार पर। जो चरवाहा था, भेड़ चरवाहा जो था, उसी के नाम पे उस पत्थर का नाम दिया गया मैग्नेट। मैग्नेट यानी कि ये जो मैग्नेस है, इस मैग्नेस से ही मैग्नेट बना दिया गया। यानी कि उस चरवाहे का जो नाम था मैग्नेस, उसी के नाम के आधार पे उस पत्थर का नाम दे दिया गया मैग्नेट। तो इस तरह से मैग्नेट का डिस्कवर हुआ था। मैग्नेस जो चरवाहा था, उस मैग्नेस चरवाहा के नाम पे ही मैग्नेट नाम रखा गया है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि वो मैग्नेस ही था जो ईडा माउंट पे गया था, चराने गया था, उसका शू जो था चिपका था, उसका स्टिक जो चिपका था। अगर वो नहीं जाता तो शायद उस पत्थर के बारे में पता नहीं चलता। इसीलिए उसी के नाम पे उस पत्थर का नाम दे दिया गया मैग्नेट। मैग्नेस, मैग्नेट। बात समझ में आया? तो इस तरह से मैग्नेट का खोज हुआ। बात समझ में आया? अच्छे कि मैग्नेट का खोज कैसे हुआ, क्लियर हो गया। एक एक चीज याद रखिएगा, कहां से, कम से कम 2500 साल पहले की बात है। कहां की बात है, टर्की में एक मनीषा सिटी है। मनीषा सिटी में एक मैग्नेशिया टाउन है। मैग्नेशिया में ईडा पर्वत पे, ईडा माउंट पे चरवाहा, भेड़ चरवाहा जिसका नाम था मैग्नीस, इसी के वजह से मैग्नेट मिला था, इसीलिए उसको मैग्नेट कहा गया। किसको कहा गया, मैग्नेट? जो पत्थर मिला था उसको मैग्नेट कहा गया। मैग्नेट क्यों कहा गया था, क्योंकि वो जो चरवाहा का नाम था मैग्नेस, उसके वजह से। क्लियर हुआ? इस तरह से मैग्नेट का खोज हुआ था, डिस्कवर हुआ था। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? वेरी गुड। आगे बात करेंगे हम लोग कि मैग्नेट किसको कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक मटेरियल है, अगर वो मटेरियल मैग्नेटिक फोर्स लगाता है एंड उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उस मटेरियल को हम लोग मैग्नेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मटेरियल है, ये मटेरियल मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस मटेरियल को हम लोग मैग्नेट बोलेंगे। तो यहां से क्या पता चला कि मैग्नेट एक मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक फोर्स लगाता है और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है जो उसी के साथ जुड़ा होता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसी बात को हमने यहां पे लिखा, मैग्नेट आर मटेरियल दैट एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स and have a magnetic field associated with। यानी कि मैग्नेट क्या है, एक मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक फोर्स लगाता है और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है जो एसोसिएट होता है उसी के साथ। एसोसिएट मतलब जुड़ा होता है उसके साथ। मैग्नेट समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर? अब आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट। देखिए, मैग्नेट को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी कि मैग्नेट को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। किसके बेसिस पे? मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। कौन कौन सा? पहला नेचुरल मैग्नेट और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट।
यानी कि मैग्नेट को क्लासिफाई किया गया है मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टीज पे दो कैटेगरीज में। पहला कैटेगरीज क्या है, नेचुरल मैग्नेट्स, एंड दूसरा कैटेगरीज क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आगे बात करेंगे नेचुरल मैग्नेट का। नेचुरल मैग्नेट, ध्यान से सुनेंगे। नेचुरल मैग्नेट्स आर दोज which are found in nature and which exhibit magnetic properties without requiring additional process। नेचुरल मैग्नेट किसको कहते हैं, ऐसा मैग्नेट जो नेचर में मिला हो। नेचुरल मैग्नेट किसको कहते हैं, जो नेचर में मिला हो और उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस करके नहीं लाया गया, वो नेचर से ही मिला है। फिर से रिपीट, नेचुरल मैग्नेट किसको कहते हैं, जो नेचर में मिला हो और उस मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो एग्जिस्ट कर रहा है वो अलग प्रोसेस से नहीं किया गया है, वो नेचुरली उसमें है। मान लीजिए नेचुरल मैग्नेट है जो कि हमें नेचर में मिला है, इसके पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है अलग से नहीं लाया गया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये नेचुरली इसमें है। बात समझ रहे हैं, यानी कि ऐसा मैग्नेट जो नेचर में मिला हो और उसके पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो नेचुरली है, तो ऐसे मैग्नेट को हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स हमने लिखा है नेचुरल मैग्नेट के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है। नेचुरल मैग्नेट्स आर मोस्टली इरेगुलर शेप। कहने का मतलब कि नेचुरल मैग्नेट जो होता है जनरली मोस्टली इरेगुलर शेप का होता है। कहने का मतलब जैसे आप नेचर में जो भी चीजें आपको मिलेगा देखते होंगे कि उसका शेप का पता ही नहीं चलता कि कौन सा शेप का है वो। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, नेचर कुछ ऐसा करके भेज देता है जो लगता है कि हाँ ये जो इसका शेप जो है ये इस शेप का है, ये जो शेप है इस शेप का है। बट ज्यादातर जो मैग्नेट का जो शेप होता है नेचुरल मैग्नेट का वो इरेगुलर शेप का होता है। उसका शेप का पता ही नहीं चलता है कि कौन सा शेप का है। शेप में रहता है बट उसका शेप का पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सा शेप का है। मोस्टली, सारे नहीं बोल रहा हूं, मोस्टली वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब ज्यादातर इरेगुलर शेप होता है, कुछ कुछ शेप में मिल जाता है। ऊपर वाला का देन है कि गलती से मिल गया 1-2 शेप में, बट 100 में से मान लो कि अगर 90 मिला है तो 90 का इरेगुलर शेप होगा, 10 का शायद मिल सकता है कि थोड़ा जाना पहचाना शेप लगेगा। बात समझ में आया? यानी कि नेचुरल मैग्नेट का जो शेप होता है मोस्टली इरेगुलर होता है, सब नहीं रेगुलर होता है, मोस्टली इरेगुलर होता है, जिसका शेप का कोई पता ही नहीं होता है कौन सा शेप का है। याद रखेंगे ये चीज को, इरेगुलर शेप होता है, वो भी मोस्टली यानी ज्यादातर इरेगुलर शेप का होता है नेचुरल मैग्नेट। एंड हैव वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो नेचुरल मैग्नेट जो होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट के कंपैरिजन में कम अट्रैक्शन होता है। कहने का मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक नेचुरल मैग्नेट है और तुम्हारे पास एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, तो नेचुरल मैग्नेट किसी एक मैग्नेटिक सबस्टेंस को कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। किसके कंपैरिजन में? आर्टिफिशियल मैग्नेट के कंपैरिजन में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैग्नेटिक सबस्टेंस यानी कि लोहा है, ये हमारे पास नेचुरल मैग्नेट है और ये रेड वाला आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ये मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट इस लोहे को जो माना हो उसको थोड़ा तेजी से पकड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा। बट ये जो नेचुरल मैग्नेट जो है इस लोहे को कम फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा। यानी कि नेचुरल मैग्नेट के पास आर्टिफिशियल मैग्नेट के कंपैरिजन में कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कम फोर्स लगा के अट्रैक्ट करता है। फोर्स होता है, हम ये नहीं बोले कि होता है, बट आर्टिफिशियल के कंपैरिजन में कम होता है। ये ऐसा देखा गया है, ऐसा मेजरमेंट किया गया है कि एक हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट है और एक हमारे पास नेचुरल मैग्नेट है। तो नेचुरल मैग्नेट जो होता है उसके पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि कम अट्रैक्शन करने का फोर्स होता है, बहुत कम होता है। किसके कंपैरिजन में? आर्टिफिशियल के कंपैरिजन में। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर इसका करना चाहते हैं तो आप एक काम करेंगे, एक नेचुरल मैग्नेट ले लीजिएगा और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट ले लीजिएगा और एक लोहा को ले लीजिएगा। उसके बाद नेचुरल मैग्नेट से उसको पकड़ के देखिएगा और फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट को पकड़ के देखिएगा। जो जल्दी पकड़ेगा उसके पास ज्यादा फोर्स, जल्दी अट्रैक्शन ज्यादा है, जल्दी पकड़ लिया, और जो थोड़ा सा
मतलब थोड़ा सा कम फोर्स के साथ पकड़ा है तो समझ जाएगा कि वो नेचुरल है। यानी कि इस पॉइंट से हमें ये पता चला कि नेचुरल मैग्नेट के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वीक होता है। किसके कंपैरिजन में? आर्टिफिशियल के कंपैरिजन में। आर्टिफिशियल की बात करेंगे हम लोग अगले क्लास में, फिलहाल अभी समझिए कि आर्टिफिशियल फोर्स के पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ज्यादा होता है। नेचुरल के पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी पोर्शन है, इसमें कोई मैथमेटिकल भी टर्म नहीं आया है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेचुरल मैग्नेट इज लोडस्टोन और मैग्नेटाइट, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है Fe3O4। नेचुरल मैग्नेट का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो आप बताइएगा लोडस्टोन या मैग्नेटाइट। लोडस्टोन को ही मैग्नेटाइट कहा जाता है, लोडस्टोन को ही क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटाइट बोलिए या लोडस्टोन बोलिए, बात एक ही है। तो लोडस्टोन या मैग्नेटाइट जो है ये नेचुरल मैग्नेट होता है। मैग्नेटाइट कैसा मैग्नेट है? नेचुरल मैग्नेट है। एंड इस मैग्नेट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होता है जिसका नाम है Fe3O4। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गिव द एग्जांपल ऑफ नेचुरल मैग्नेट, गिव वन एग्जांपल ऑफ नेचुरल मैग्नेट, तो आप मैग्नेटाइट बोल दीजिएगा या लोडस्टोन बोल दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ लोडस्टोन या मैग्नेटाइट, तो आप Fe3O4 लिख दीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यहां से 2-3 क्वेश्चन आपसे बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ लोडस्टोन या बोले मैग्नेटाइट, तो आप लिखेंगे Fe3O4। फिर बोलेगा राइट वन एग्जांपल ऑफ नेचुरल मैग्नेट, एक एग्जांपल बताना है नेचुरल मैग्नेट का, तो आप मैग्नेटाइट लिख दीजिए या लोडस्टोन बोल दीजिए। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? अब आगे हम लोग उस क्वेश्चन की बात करेंगे जो मैं आप सभी को लास्ट क्लास में दिया था। पहला क्वेश्चन क्या था कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट किस प्लेन में एग्जिस्ट करता है। तो कोई बच्चा लिखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कोई बच्चा लिखा है वर्टिकल प्लेन में। जो भी वर्टिकल प्लेन लिखा है वो गलत है और जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन लिखा है उसका सही है। अब जो बच्चा वर्टिकल प्लेन लिखा है उसके लिए मैं बता रहा हूं। मान लीजिए आप वर्टिकल प्लेन में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कंसीडर कर लिया, तो जैसे ही वर्टिकल प्लेन आप कंसीडर करेंगे तो आपका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ हो जाएगा, साउथ नीचे हो जाएगा, ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर हो जाएगा। अब मैं आपको बोलूं कि दिल्ली नॉर्थ में है तो आपके हिसाब से दिल्ली क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि बैंगलोर साउथ में है तो आपके हिसाब से बैंगलोर नीचे हो जाएगा। क्या पॉसिबल है कि दिल्ली ऊपर बैंगलोर नीचे? ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में एग्जिस्ट करता है। पहला क्लियर। बाकी 3 क्वेश्चन और था तो उसका आंसर जानने के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं। मान लीजिए एक क्यू चार्ज v वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। रिपीट, एक क्यू चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है चार्ज, वो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। वो कितना फोर्स लगाता है? F इक्वल टू QVV sin थीटा। अब इस फार्मूले में क्या क्या है सब कुछ जानने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले के बारे में आगे पूरा डिटेल में बात करेंगे और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ये Q क्या है? ये चार्ज। V क्या है? जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये V क्या है? जिस मैग्नेटिक फील्ड में है उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता था उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ होता है, वो भी होता है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E से डिनोट करते थे, हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग किससे डिनोट करते हैं?
बी से। साइन थीटा के बारे में भी जानने की जरूरत नहीं, आगे बात करते हैं। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि वायर था, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा था, बगल में क्यू चार्ज था जो कि रेस्ट में था। एक छोटा सा हमें सेगमेंट माना था वायर का, और इस सेगमेंट के वजह से हमें बताना था कि चार्ज क्यू पे फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, यही बताना था। तो ध्यान से सुनेंगे। ये वायर में करंट फ्लो कर रहा है, यस। क्या ये सेगमेंट इस वायर का ही पार्ट है? यस। तो अगर पूरे वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और, हम ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या देखे थे कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये सेगमेंट में भी करंट पास कर रहा है, तो इस सेगमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसके राउंड में। ये सेगमेंट में करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इस करंट के फ्लो की वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, यानी कि इस वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है। याद रखिए। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज Q है। इस सेगमेंट की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसी मैग्नेटिक फील्ड में Q चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? तो वही बात आ गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज Q है जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, बट ये चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में है बट मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या है? जीरो है। वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितना फोर्स लगाएगा? तो फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितना है चार्ज का? जीरो है, तो Q इंटू जीरो इंटू वी साइन थीटा, यानी कि जीरो, यानी कि फोर्स क्या गया? जीरो, यानी कि फोर्स इस पे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स क्या है यहाँ पे? जीरो। समझ में आया? अरे सिंपल है बाबू कि ये चार्ज इस करंट जो फ्लो कर रहा है, उस करंट के फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी में एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसके पास वेलोसिटी क्या है? जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो क्यू वी वी साइन थीटा के अकॉर्डिंग वेलोसिटी के जगह अगर जीरो रखेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब फोर्स जीरो आ जाएगा तो फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि सेगमेंट की वजह से फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। चलिए, हम ये सेगमेंट लिए हैं, पूरा वायर की वजह से इसका फोर्स नहीं लग रहा होगा। ये सेगमेंट की बात तो छोड़ो, पूरे वायर की वजह से इसका फोर्स नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो चार्ज जो है क्या है? रेस्ट में है। मैग्नेटिक फील्ड में है नो डाउट, बट रेस्ट में है। रेस्ट की वजह से क्या हो गया? फोर्स जीरो हो गया। क्लियर? इसी का एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं, उसके बाद सेकंड बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि वायर था जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा था, बगल में चार्ज क्या था? Q था, बट इस बार वेलोसिटी v से मूव कर रहा था। एक छोटा सा सेगमेंट हमने लिया था और इसी सेगमेंट की वजह से बताना था कि इसमें फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सिंपल, इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, इस सेगमेंट में भी करंट क्या फ्लो करेगा? आई फ्लो करेगा। अगर इस सेगमेंट में करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसके वजह से आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। करंट फ्लो कर रहा है तो आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसका मतलब एक क्यू चार्ज जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसी में ये है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है इस पर कितना फोर्स लगाएगा? तो F इक्वल टू क्यू वी, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका स्ट्रेंथ v साइन थीटा। क्या यहाँ पे किसी भी एंगल से जीरो आएगा फोर्स? v जीरो नहीं है, क्यू भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये तो है ही नहीं, तो क्या आएगा? नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं है। इट मीन्स फोर्स यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा। रिपीट एक बार कर दे रहा हूं ताकि जिसको दिमाग से उड़ गया है ऊपर से उसके लिए। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वजह से आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है।
अब उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये Q चार्ज भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज भी वेलोसिटी से मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाता है, F = Q V sin थीटा। अब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, चार्ज भी जीरो नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है, तो क्या यहाँ पे फोर्स जीरो होगा? नेवर। जब जीरो नहीं होगा तो फोर्स यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे क्या था कि जो करंट जो फ्लो कर रहा था उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा था, उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये Q चार्ज रेस्ट में था। चार्ज रेस्ट में था, तो चार्ज रेस्ट में था मतलब उसका वेलोसिटी क्या था? जीरो। तो फोर्स जो लगता है Q V sin थीटा भी की जगह जीरो रखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि इसमें फोर्स नहीं लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा। क्लियर होगा? गुड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे, बहुत मजेदार है क्वेश्चन नंबर 2। करंट I, एक छोटा सा सेगमेंट हमने लिया था, एक छोटा सा सेगमेंट। इसमें क्या बताना था कि एक वायर में करंट I फ्लो कर रहा है। अब इस छोटा सा जो सेगमेंट हम कंसीडर किए, छोटा सा पार्ट वायर का, इस छोटे से पार्ट में नेट चार्ज बताना था। नेट चार्ज बताना था कि नेट चार्ज क्या होगा। अब इसका आंसर देखो, बहुत सारा बच्चा लोग क्या क्या लिखा है वो सारा डिस्कस कर लेते हैं ताकि पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई बच्चा लिखा है Q = IT। अब मैं बता रहा हूं कि ये होता क्या है। जैसे मान लो कोई एक वायर है और इस वायर में मान लो कि Q अमाउंट का चार्ज पास कर रहा है इन टाइम t में, तो I = क्या हो जाएगा? Q/T, यानी कि Q = I। ये Q एक्चुअली क्या है कि एक वायर की क्रॉस सेक्शन से टोटल चार्ज कितना पास कर रहा है, वो ये Q है। यानी कि एक वायर की क्रॉस सेक्शन से टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना पास कर रहा है वो Q रिप्रेजेंट करता है। क्या यहाँ पे पूछा गया है कि इस वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट में चार्ज पास कर रहा है वो बताइए? नहीं ना पूछा गया है। तो जो बच्चा ये लिखा है वो गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा ये सोचना है। यहाँ पे पूछा क्या है कि एक वायर है, इस वायर का एक छोटा सा सेगमेंट है, वो छोटे से सेगमेंट के पास चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, ये बताना है। ये नहीं बताना है कि उस सेगमेंट से चार्ज कितना पास कर रहा है, ये नहीं बताना है। अगर हाँ ये पूछा जाता कि ये छोटा सा जो सेगमेंट है इस वायर से कितना करंट, कितना अमाउंट में चार्ज पास कर रहा है, तब ये हो सकता था, तब हो सकता था। बात समझ में है? तो ध्यान रखेंगे। तो सर क्या हो गया आंसर? सर बताइए, तो ध्यान से सुनिए। आपको चार्ज में जब पढ़ाया था तो क्या बताया था कि मान लो कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है, अगर इसके पास चार्ज जीरो है इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, याद करो बताए थे। अगर ये चार्ज नहीं है यानी कि इसके पास चार्ज क्या है? जीरो है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? अगर मान लो कि इसी में का जो चार्ज जो है, इसी में का चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर दिए? मोशन में कर दिए। क्या कर दिए? मोशन में कर दिए। बाहर नहीं निकला है, इसी के अंदर है, इसी के अंदर है। तो अगर इसी में जो इलेक्ट्रॉन्स है इसी के अंदर मोशन में, बाहर नहीं निकला है, बाहर एक भी नहीं निकला है, तो क्या अभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा कि नहीं? ध्यान से सुने क्या बोल रहा हूं कि अभी चार्ज क्या है इसमें, मान लो जीरो है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। मान लो इसी के बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव करा दिए, उसको इधर उधर मूव करा दिए, बाहर एक भी नहीं निकला है, बाहर एक भी नहीं निकला है, तो क्या इसमें अंदर में मूव करने से इधर उधर क्या इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा? क्या नहीं, अभी भी उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। इट मींस अभी भी नेट चार्ज, सॉरी नेट चार्ज मतलब नेट चार्ज क्या होगा अभी भी इसके पास? जीरो। बट अगर इसी बॉडी में से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो होगा क्या कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा तो ये चार्ज हो जाएगा पॉजिटिवली।
याद करो, सारा चीज बताए हैं, कैसे नहीं बताएंगे हम सब। ये हो जाएगा चार्ज। यानी कि बॉडी चार्ज कब होता है? जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तभी चार्ज होता है। क्या ये छोटा सा सेगमेंट में अलग से चार्ज आया है क्या? क्या इसमें से चार्ज बाहर निकला है क्या? ट्रांसफर हुआ है क्या किसी में? नहीं हुआ है ना। तो इस सेगमेंट के पास मुझे चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। हाँ, कब जीरो नहीं होता चार्ज? जब इसमें से मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है या कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता, तब बोलते हैं कि इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज है, नेट चार्ज है। बट अभी अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, गेन नहीं हुआ है, तो हम बोलेंगे कि नेट चार्ज इसके पास क्या है? जीरो है। नेट चार्ज क्या है? जीरो। इवन पूरे वायर में नेट चार्ज क्या है? जीरो। यानी पूरे 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 वायर में नेट चार्ज क्या है? जीरो। अब किसी को बच्चा के दिमाग में आएगा कि सर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो चार्ज तो होगा ही ना। हम एक बॉडी में अगर चार्ज निकालते तो क्या करते हैं? अगर मान लो दिमाग में आ सकता है कि सर ये वायर है, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज तो होगा ना। अरे सिंपल है, अगर एक बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा इसके पास? नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। बॉडी का नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो उस केस में बराबर नहीं होगा, तो नेट चार्ज जीरो नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये वायर जो है, ये वायर एक बॉडी है और उसी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट हम कंसीडर किए। अब इसमें से बताना कि नेट चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो क्या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है? क्या गेन किया है? नहीं। उसके अंदर अभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? बराबर है। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? बराबर है। अगर जब बराबर है तो नेट चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर होगा? तो सिंपल याद रखेंगे एक चीज कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर का नेट चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। नेट चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। जनरली दिमाग में आता है कि वायर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें तो चार्ज होगा ही होगा। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, उस पूरे वायर की चार्ज की बात कर रहे हैं। तो पूरे वायर की चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग? आर्टिफिशियल मैग्नेट का बात करेंगे। क्लियर? एंड टाइम बचेगा तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की भी बात करेंगे। क्लियर ना? थैंक यू।